माँ ने गहने बेचकर जो परचून की दुकान खोली थी वो पूरी तरह से ठप हो जाती है। उसके बाद माँ अपने इकलौते बेटे के घर जाती है ताकि उसके खाने पीने का इंतजाम हो सके। और जब वह वहाँ पर जाकर अपनी बहू से ये बात कहती है कि इस तरह से मुझे खाने पीने के लिए सामान चाहिए लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जो उसकी बहू होती है वो उसे जलील करके धक्के देकर घर से निकाल देती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वह अचानक से गायब हो जाती है और बेटा और बहू इस बात के बारे में पता लगाना भी उचित नहीं समझते। लेकिन जब दुकान भी बंद रहती है और माँ भी गायब हो गई है तो उसके बाद उस माँ के बेटे से एक व्यक्ति उस दुकान को किराए पर लेने के लिए पूछता है। और जब वह बेटा जाकर उस दुकान के लिए माँ के घर जाता है तो वहाँ पर माँ नहीं मिलती। और इसके बाद जो बेटा होता है वह सीधा अपने दुकान पर जाता है जिस दुकान को माँ ने खरीदा था अपने गहने बेचकर। और जब जाकर उसको देखता है तो वह दुकान अंदर से बंद थी। इस बात को देखने के बाद जो बेटा होता है वह दरवाजा खोलता है और साथ में वह व्यक्ति भी था जो उस दुकान को किराए पर लेने वाला था। और दरवाजा खोलते ही जो सामने का दृश्य बेटा और वह व्यक्ति देखता है तो दोनों की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। क्या था ऐसा दृश्य दुकान के अंदर, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका बेटा है। बेटे का नाम संदीप होता है और माता पिता बड़ी अच्छी तरह से उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि पिता की स्कूल के अंदर क्लर्क की नौकरी लगी हुई है और सरकारी नौकरी है, तो रुपए पैसों की तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन जैसे बेटा 8वीं क्लास में पहुंचता है तो उसी दौरान यहाँ पर जो संदीप होता है उसके पिता एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर घर के अंदर केवल माँ बेटे ही रह गए थे। अब पिता की सरकारी नौकरी थी और उसके बाद जो बेटा होता है वह काफी ज्यादा छोटा था, तो यहाँ पर जो माँ होती है वो सोच समझकर उस नौकरी के बदले अपने लिए नौकरी ले लेती है और स्कूल के अंदर चपरासी का काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर माँ शांति अपने बेटे को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करती है और अच्छे महंगे से महंगे स्कूल में उसे पढ़ाती लिखाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो बेटा संदीप होता है वो पढ़ लेकर इस काबिल हो जाता है कि अब माँ उसकी शादी कर सके, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करने लगा है। जब माँ को दिखाई देता है कि बेटा शादी के हो गया है तो उसके लिए माँ इधर उधर लड़की ढूंढने लगती है। ढूंढने से उसे एक लड़की मिल भी जाती है पासी के गांव में। लड़की का नाम होता है सीमा। सीमा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वह पढ़ी लिखी भी थी, तो माँ को ये रिश्ता बड़ा ही अच्छा लगता है और उस लड़की से माँ अपने बेटे की शादी तय करा देती है। अब शादी से पहले तो सब कुछ ठीक था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे बेटे की शादी होती है तो उसके बाद बेटा अपनी पत्नी की बातें ज्यादा सुनने लगता है और माँ की तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं दिया करता है। इन सभी बातों को देखते हुए जब माँ अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है तो बेटा कह देता है कि माँ इसमें गलती क्या है, ये मेरी जीवन साथी है और जीवन भर आखिरकार मुझे इसी के साथ बिताना है, तो मुझे इसकी बात तो माननी ही चाहिए। अब यह बात सुनते ही माँ एकदम से छक से रह जाती है और सोचने लगती है कि शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। ऐसा सोचकर माँ उसी घर के अंदर रहने लगती है और धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, लेकिन अभी तक माँ के हाथ में चार्ज था, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी अभी तक चल रही थी। बेटा जो कमाया करता उसके लिए ना तो माँ ने कभी उससे कहा था कि बेटा तू अपना पैसा दे, वो तो घर का खर्च खुद के पैसों से ही चलाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ यहाँ पर जो माँ होती है वो रिटायर हो जाती है और माँ के रिटायरमेंट के बाद जितने भी पैसे मिलते हैं उन पैसों से जो बेटा होता है वह माँ से एक घर बनाने के लिए कहता है कि माँ अब दूसरा घर बनाएंगे, ये घर काफी छोटा है और इसके अंदर रहने में बड़ा ही बुरा लगा करता है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी पत्नी सीमा होती है वह दूसरों के घरों को देखकर अपना भी ऐसे ही आलीशान मकान चाहती थी और ये सपना उनका केवल माँ के पैसों से ही पूरा हो सकता था। इस बात को देखते हुए वह अपनी माँ से जिद करने लगता है और माँ भी बेटे के मुंह में आकर अपने सारा रिटायरमेंट का जो पैसा होता है उसे अपने बेटे के घर बनाने में लगा देती है। कुछ ही दिनों में वो घर बनकर तैयार हो जाता है और जैसे ही घर बनकर तैयार होता है तो उसके अंदर जब माँ बेटे के साथ जाने लगती है तो यहाँ पर जो बहू होती है वह इस बात के लिए लड़ाई कर देती है और अपने पति से बूढ़ी माँ को अपने घर में आने से साफ साफ मना कर देती है। यह बात देखकर माँ शांति को बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वह कैसे भी करके बेटे का घर नहीं उजाड़ना चाहती और इसके बाद वह खुद से कहने लगती है कि बेटा इस घर के अंदर तू ही रह, क्योंकि मेरा यहाँ पर मन नहीं लगेगा और मैं तो वहीं पर रहूंगी जहाँ पर सभी लोग रहा करते हैं, क्योंकि ये घर शहर के अंदर
था और माँ गाँव में रहने के लिए बोलती है। अब इस बात को सुनकर बेटे का काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है और वह कहता है कि ठीक है माँ, तुम आराम से यहाँ पर रहो और मैं तुम्हारी बहू के साथ शहर वाले मकान में रह लूंगा। यहाँ पर जो बेटा होता है वह अपनी माँ से कहता है कि ठीक है माँ, मैं तुम्हें पैसा देता रहूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी माँ की जो पेंशन आनी थी उसमें थोड़ा सा टाइम बाकी था। ऐसा कहकर बेटा शहर में रहने के लिए चला जाता है और माँ गाँव में रहने लगती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ माँ के पास खाने पीने तक का सामान नहीं होता है। और उसके बाद जब वह अपने बेटे को इस बात की खबर करती है तो यहाँ पर जो बेटा होता है एक दिन आता तो है लेकिन कुछ भी घर का राशन नहीं लाता है और कहता है कि माँ, शहर में देखो खर्चे काफी ज्यादा हैं और मेरे पास तो उतने ही पैसे हैं जिन पैसों से मैं अपना घर का खर्च चला सकता हूँ। तुम यहाँ से कोई इंतजाम कर लो और कुछ पैसे तो अभी तुम्हारे अकाउंट में बचे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे पैसे तुमने मुझे निकाल कर दे दिए होंगे। इस बात को सुनकर माँ की आंखों के आंसू आंखों में ही रह जाते हैं और वो अपने बेटे को केवल देखती ही रहती है। इसके बाद बेटा इन बातों को कहने के बाद वहां से वापस लौट जाता है और माँ अब इस बात को सोचकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान है कि अब उसका गुजारा कैसे होगा। कुछ दिनों तक तो वह दूसरों से इधर उधर से पैसा मांग लेती है और उससे अपना गुजारा कर लेती है, लेकिन जब लोग पैसा देने से भी कतराने लगते हैं तो उसके बाद वह सोचती है कि अभी पेंशन को आने में तो काफी दिन है और बेटा पैसा दे नहीं रहा और यहाँ पर जो गाँव के लोग हैं ये भी अब पैसा नहीं देंगे। तो वह अपने मन में बहुत कुछ सोचने लगती है। सोचते सोचते उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं गाँव के ही उस जगह पर जो उनकी पर्सनल जगह है वहां पर अपने गहनों को बेचकर एक दुकान बनवाऊं और उस दुकान के अंदर परचून का सामान रख लूंगी और उसी से मेरा गुजारा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को सोचने के बाद वह तय कर लेती है कि वह अपने हाथों की उन सोने की चूड़ियों को बेचेंगी और साथ में कानों की बालियों को बेचेंगी, क्योंकि वैसे भी अब बुढ़ापा आ चुका है तो उन्हें इनकी क्या जरूरत है। जब उनकी पेंशन आ जाएगी तो उसके बाद वह उन चूड़ियों को दोबारा से मंगवा लेंगी। ऐसा सोचकर माँ अपने गहनों को बेचती है और गहनों को बेचने के बाद गांव की फिरकी में जो उनकी जमीन पड़ी हुई थी दुकान के लायक, उस जमीन पर एक दुकान बना देती है। दुकान बनाने के बाद वह वहां से जैसे तैसे करके उसे परचून के सामान से भर देती है और वहां पर बैठकर दुकान करने लगती है। अब जब गांव वालों को पता चलता है कि शांति देवी ने गांव में दुकान खोल ली है तो उसके बाद वो लोग उस पर बढ़ चढ़कर बिक्री करवाने लगते हैं और यहाँ पर शांति देवी का गुजारा अच्छी तरह से होने लगता है। अब उसे राशन की तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि राशन तो उसकी दुकान से आ जाया करता है और खुद से खाना पीना बनाकर वह अपना गुजारा कर लिया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और जब शांति देवी की दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है तो ये खबर उसके बेटे संदीप और उसकी बहू तक भी पहुंच जाती है। अब जब बेटा संदीप ये देखता है कि माँ ने गांव में परचून की दुकान खोली है तो उसके बाद अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ की दुकान पर पहुंच जाया करता है और वहीं से परचून का सामान ले लिया करता है। अब जो माँ होती है वो बेटे के मुंह में आकर उससे सामान के पैसे भी नहीं लिया करती है और धीरे धीरे इसी तरह से करते करते हर हफ्ते बेटे आया करता और घर का सामान उससे ले जाया करता। तो दुकान के अंदर जितना भी सामान होता है वह खत्म होने लगता है और जब सामान बिल्कुल से खत्म होने की कगार पर होता है तो माँ कहती है कि बेटा देखो, दुकान के अंदर सामान नहीं बचा है और अब तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे ताकि मैं दुकान के अंदर सामान बढ़ा सकूं। लेकिन बेटा फिर से वही बहाना मार देता है कि माँ, इसी वजह से तो मैं तुमसे घर का सामान ले जाया करता हूँ, क्योंकि सैलरी काफी कम है और शहर के खर्चे काफी ज्यादा हैं, तो मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। अगर आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आपसे यहाँ से सामान नहीं ले जाया करूंगा। ऐसा कहकर बेटा फिलहाल चला जाता है, लेकिन अब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। दुकान पूरी तरह से ठप होने की कगार पर आ गई थी। अब यहाँ पर शांति देवी के पास एक भी रुपया नहीं है और वह सामान लाए तो कैसे लाए। जो भी थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ था वह उसको बेचने का फैसला करती है और जैसे वो सामान बेच जाता है तो उसके बाद शांति देवी उस दुकान को एकदम से बंद करा देती है। शांति देवी वहां से अपने घर चली जाती है और घर के अंदर उन पैसों को खत्म करने लगती है जो पैसे उसे दुकान बेचने के बाद मिले हैं, क्योंकि कुछ दिनों में उसकी पेंशन आने वाली है, ऐसा उससे किसी ने कहा था। इसके बाद यहाँ पर जो शांति देवी होती है वह अपने पेंशन के लिए बात करती रहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पेंशन को आने में तकरीबन 2 से ढाई महीना लगेगा और इतने दिन का पैसा उसके पास नहीं है। जब उसका सारा सामान और सारा पैसा खत्म हो जाता है घर के अंदर, तो उसके बाद वह अपने बेटे के पास जाती है और वहां पर जाकर अपनी बहू से कहने लगती है कि बहू देखो, मेरे पास अब पैसा नहीं है तो तुम लोगों को मुझे कुछ पैसा देना होगा, क्योंकि जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है और अब अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मेरा गुजारा कैसे होगा। या तो ऐसा करो, तुम मुझे अपने घर के अंदर रख लो या फिर मुझे कुछ पैसा दे दो जिससे मैं घर का सामान ला सकूं, क्योंकि 2.5 महीने बाद वैसे भी मेरी पेंशन आने लगेगी। लेकिन यहाँ पर जो बहू सीमा होती है उसे अपनी सास फूटी आंख नहीं सोआती है और जैसे वो पैसों की बात करती है तो वो एकदम से भड़क जाती है, अपनी सास को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि ये तो नहीं है कि सरकारी नौकरी
थी, पेंशन भी आ रही होगी, लेकिन हमें दुखी करने के लिए तुम तो यहाँ पर पैसे मांगने के लिए आ गई। तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि जो सामान हम लेकर आए हैं उसका पैसा तुम्हें मिलना चाहिए। तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों में हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मार देंगे, लेकिन यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। माँ के पेट में भूख लगी हुई थी, जबकि बहू जो होती है वह टेबल पर बैठकर फलों का आहार ले रही थी। सुबह सुबह 12 बजे तक वो फल ही खाया करती थी। जब ये सब कुछ माँ देखती है तो माँ की आंखों के आंसू आंखों में ही रह जाते हैं, और उसके बाद जो माँ होती है वह उस घर से निकलने लगती है। जैसे वो उस घर से निकल रही थी तो तभी उसे उसका बेटा संदीप घर के अंदर आता हुआ दिखाई देता है, और इसके बाद जो माँ होती है वह अपने बेटे से भी यही बात कहती है, लेकिन बेटा भी मना कर देता है। कहता है कि माँ अभी तो हाथ काफी ज्यादा तंग है और आप जैसे तैसे करके गुजारा कर लो इधर उधर से, और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको पैसे पहुंचा दूंगा। इस बात को सुनकर माँ अपनी आंखों में आंसू लेती है और वहां से वापस लौट आती है। रास्ते में वो ढेर सारी बातें सोचती है कि किस तरह से माँ ने अपने शौक मौजों को खत्म करके अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी को ऐसे रख लिया, क्योंकि जब उसके पति की मौत हुई थी तो उसके बाद उसके जानने वालों ने उससे कहा था कि ऐसा करो बहन, अब तुम दूसरी शादी कर लो, वरना इस बच्चे के पीछे अपनी पूरी जिंदगी को क्यों बर्बाद करती हो। क्योंकि उस समय पर उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन यहाँ पर शांति देवी ने अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि दूसरी शादी करने के दौरान इस बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से खराब हो सकती थी, और अगर इसको ये वहां पर छोड़कर आए तो बहुत ही गलत हो जाता। इसी वजह से शांति देवी अपने बच्चे को पालने पोसने के लिए दूसरी शादी नहीं करती है, और आज वो दिन उसे याद आने लगता है। सोचती है कि अगर उस दिन दूसरी शादी कर लेती तो कम से कम आज दर दर की ठोकरें तो नहीं खानी पड़ती, और मेरा जो पति जैसा भी होता वो मेरा गुजारा तो कर ही देता। ऐसा सोचते हुए अपने घर तो चली जाती है, लेकिन घर में बैठकर बहुत गहन सोच विचार करती है इस बारे में कि उसे क्या करना चाहिए। इन बातों को धीरे धीरे 7 से 8 दिन बीतते हैं, और 7-8 दिन तक जब लगातार अब भी शांति देवी की दुकान नहीं खुलती है, तो उसके बाद गांव का एक व्यक्ति उस दुकान को किराए पर लेना चाहता है, और इसी वजह से यहाँ से वह सीधा शांति देवी के घर जाता है। लेकिन घर का ताला लगा हुआ था, और उसके बाद वह सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं बेटा अपनी माँ को अपने साथ ले गया हो और वो लोग शहर में रहा करते हों। यही सोचकर जो गांव का व्यक्ति होता है वह सीधा वहां से उस जगह पर चला जाता है जहां पर उसका बेटा संदीप अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चे के साथ रहा करता था। वहां पर जाने के बाद वह संदीप से बात करता है और कहता है कि क्या तुम्हारी माँ यहाँ पर है? तो वो कहता है कि नहीं, तो माँ तो यहाँ पर नहीं है, बताओ आपको क्या काम था। तो इस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि दरअसल जो आपकी दुकान है ना आपकी माँ की, वो मुझे किराए पर चाहिए, जब भी वो उस दुकान को बंद कर चुकी हैं। तो इसके बाद जो संदीप होता है वो कहता है कि माँ तो घर पर ही होंगी, आप उन्हीं से बात कर लेते। लेकिन तभी जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि माँ तो घर पर नहीं है, पिछले 5 दिनों से उनके घर पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि जब पड़ोस वालों से मैंने पूछा था तो वो बता रहे थे कि 5 दिन पहले न जाने कहां चली गई, और इनकी शक्ल भी हम लोगों ने नहीं देखी है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बेटा होता है वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता है, और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है चलो मैं आपको दुकान दे देता हूँ। ऐसा कहकर जो बेटा होता है वहां से उस व्यक्ति के साथ सीधा गाँव में आता है, और वह अपनी माँ के घर तक भी नहीं जाता है कि माँ कहाँ गई है। उसे तो केवल उस दुकान की पड़ी है, क्योंकि अब उसका किराया उसके पास आएगा, क्योंकि माँ तो घर छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद वह सीधा दुकान पर जाता है, और दुकान पर जाकर देखने लगता है कि उस पर कोई ताला नहीं लगा हुआ है। तो इसके बाद वह उस दुकान का जो शटर होता है उसको उठाने लगता है, लेकिन जैसे शटर को खोलने की कोशिश करता है तो अंदर से शटर बंद था, और जब वह शटर को बजाता है तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद दोनों बड़े हैरान होते हैं, और यहाँ पर गाँव के कुछ और लोगों को बुलाया जाता है। गाँव के कुछ गणमान्य लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे, और उनकी मदद से इस दुकान के शटर को खोला जाता है। लेकिन जैसे ही शटर खुलता है तो गांव के जितने भी लोग बाहर खड़े हुए थे वह सब कुछ इस दुकान के अंदर का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस दुकान के अंदर शांति देवी पड़ी हुई हैं। और जब गांव के लोग अंदर जाकर उन्हें चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी इनकी सांसें चल रही हैं। तो गांव के लोग बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, आनंद फानंद में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, और यहाँ पर जो संदीप होता है वह भी उन लोगों के साथ हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये काफी ज्यादा कमजोर हैं और इनका ट्रीटमेंट अभी चलाना होगा। तो यहाँ पर गांव वालों की मदद से शांति देवी का ट्रीटमेंट किया जाता है, और धीरे धीरे लगभग 3 से 4 दिन के अंदर उन्हें होश आ जाता है। जब शांति देवी को होश आता है तो गाँव वालों के दिमाग में ये बात घूम रही है कि इसका घर होते हुए ये दुकान के अंदर क्यों बैठी हुई है, और इतनी कमजोर हालत इसकी कैसे हो गई। क्योंकि गाँव वालों को नहीं लग रहा था कि बेटा बहू माँ से ऐसा व्यवहार किया करते हैं, क्योंकि उनकी निगाह में तो यही था कि माँ अपनी मर्जी से यहाँ घर के अंदर रह रही है। इसके बाद जब शांति देवी को होश आ जाता है तो गांव के लोग, साथ में उनका बेटा, सभी लोग जाकर उसे पूछने लगते हैं। और जब शांति देवी अपने बेटे को अपने सामने खड़ा हुआ देखती है तो एकदम से अपनी आंखों में आंसू भर लाती है, लेकिन आज वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती, और उसके बाद अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगती है। कहती है कि क्यों आया था तू, और क्यों तूने शटर खोला। क्योंकि जब उसे पता चला था कि उसका बेटा शहर से आया था और उसके बाद उसने शटर खोला तो उसे ये बात पता चल गई थी, और इसी वजह से वो बेटे से ऐसा कहती है।
तो जो गांव के लोग होते हैं वो उसे शांत कराते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ शांति देवी, कोई बात तो हुई होगी जिस वजह से तुम इस दुकान के अंदर बैठी हुई थी। तो यहाँ पर जो शांति देवी होती है वह उन्हें बताने लगती है, कहती है कि मेरे बेटा बहू ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मेरे रिटायरमेंट के जितने भी पैसे आए थे उन सारे पैसों से शहर में घर बनवा लिया और उसके अंदर रहने लगे, लेकिन इन्होंने मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं की। और जब मुझे लगा कि इस तरह से वक्त व्यतीत नहीं होगा तो उसके बाद मैंने अपने गहने बेचकर दुकान खोली, लेकिन मेरी दुकान से भी ये सामान ले जाया करते थे और इसी तरह से इन्होंने दुकान को भी ठप करा दिया। अब जब मैं इनके पास पैसे मांगने के लिए गई तो बहू तो फलों का नाश्ता कर रही थी, लेकिन मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। इन्होंने मुझे चाय पानी तक के लिए नहीं पूछा और इसकी पत्नी ने तो जलील करके मुझे भगा दिया था। लेकिन बेटे को देखकर मैंने सोचा कि बेटा तो मेरी बात को मानेगा, इसकी तो मैंने परवरिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बेटा होता है वह भी यही बात कहता है कि माँ अभी हाथ थोड़ा सा टाइट है और बाद में मैं आपको पैसे दे दूंगा। जब मेरे पास चारों तरफ से कोई भी रास्ता नहीं रहा था, क्योंकि गांव वालों से भी मैंने मदद मांगकर देख ली थी। कुछ दिन तो लोग मदद करते हैं लेकिन उसके बाद वो भी अपना मुंह चढ़ाने लगते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि दुकान के अंदर रह लेती हूँ, क्योंकि अगर घर के अंदर रहूंगी तो लोगों को पता चलेगा कि इसके पास खाने पीने का सामान नहीं है और अगर भूख की वजह से मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हूँ तो मेरे बेटे पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। ऐसा कहते हुए माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन साथ में जो गांव के जितने भी लोग थे वो सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं और साथ में हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ होता है वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। बेटा बहू ने माँ को इतनी बुरी तरह से रखा था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो माँ होती है वो अपने बेटे की बदनामी को छुपाने के लिए उस दुकान के अंदर चली गई ताकि बेटा बहू पर कोई उंगली ना उठा सके। अगर अंतिम समय उसका दुकान के अंदर आ जाता तो बेटा बहू से कोई कहने वाला नहीं होता। अब यहाँ पर जो उसका बेटा संदीप होता वो भी होता है और उसका बेटा जिसकी उम्र 6 साल है वह भी यहीं पर था और साथ में उसकी पत्नी जिसका नाम सीमा होता है वह भी यहीं पर थी। लेकिन गांव वाले इस बात को सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो शांति देवी का बेटा संदीप होता है उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि नालायक, तुझे पता है इसने तुझे कैसे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है और उसके बावजूद भी तो इसके साथ ऐसा कर रहा था, तो जैसा नीच इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। अगर जरा सी भी शर्म बची है तो निकल जाए यहाँ से और दोबारा गांव के अंदर किसी को अपनी शक्ल मत दिखाना। बेटा अपना सर नीचे की तरफ करता है और बेशर्मों की तरह वहां से चला जाता है। इसके बाद जो गांव वाले होते हैं वो इकट्ठा होकर यह फैसला करते हैं कि शांति देवी को जब तक यहाँ पर रहना है गाँव में और अच्छी तरह से गाँव वाले उनके खाने पीने का इंतजाम रखेंगे और इन्हें अच्छी तरह से घर के अंदर रखा जाएगा। ऐसा कहकर जो गांव वाले होते हैं वह शांति देवी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले आते हैं और सभी लोग इकट्ठा होकर एकजुट होकर उनके लिए राशन का सामान लाते हैं और उनकी देखरेख करने लगते हैं। गांव के सभी लोग इस तरह से उसके पास आते हैं जिस तरह से वो उन्हीं का परिवार हो और सभी लोग छोटी छोटी चीजों की उनकी मदद करते हैं। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ माँ की पेंशन भी बन जाती है और जब माँ की पेंशन बन जाती है तो उसके बाद वह गाँव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया करती है और कहती है कि अब आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ख्याल रखना कि मुझे कुछ सामान चाहिए तो कोई ना कोई मेरी मदद कर दिया करना। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बेशक बता दिया करना जो भी आपको जरूरत हो और कभी आप बीमार भी हुआ करोगी तो हम लोग आपको हॉस्पिटल दिखा देंगे। इसी तरह से माँ को रखने लगते हैं और धीरे धीरे इन बातों को कब 15 साल बीत जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता है। लेकिन 15 साल बाद यहाँ पर जो शांति देवी होती है उसका जो पोता होता है यानी कि संदीप और सीमा का जो बेटा होता है वह बड़ा हो जाता है और उसकी भी उसके घर वाले शादी करा देते हैं। शादी के बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद जब बेटा नौकरी लग जाता है तो पिता नौकरी छोड़ देता है और माँ बाप दोनों घर के अंदर रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बेटा अपने पिता की नौकरी को छूटा हुआ देखता है तो उसके बाद जो बेटा होता है अपने माता पिता को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। जब उन दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाला जाता है तो यहाँ पर फिलहाल उनके पास कोई इंतजाम नहीं है और इसी वजह से दोनों पति पत्नी सीधा अपनी माँ के पास आते हैं और अपनी माँ के पैर पकड़कर रो रो कर उनसे माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि जैसा उन्होंने अपनी माँ के साथ किया था वैसे ही उनका बेटा अपने माता पिता के साथ कर रहा है। यहाँ पर वह उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जब माँ ये देखती है कि वो लोग उससे माफी मांग रहे हैं तो उसके बाद पहले तो उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देती है, लेकिन बेटा बहू दरवाजे पर ही पड़ जाते हैं और रो रो कर चीख चीख कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। गाँव वाले भी इकट्ठा होते हैं और जब गाँव वालों को पूरी कहानी के बारे में पता चलता है तो वो लोग कहते हैं कि बेटे ने इनके साथ सही किया, जैसा इन्होंने अपनी माँ के साथ किया था ऐसा ही इनके साथ हो रहा है। लेकिन जब कुछ देर तक वो लोग वहीं पर विलाप करते हैं तो उसके बाद माँ की ममता जो होती है वो बाबरी हुआ करती है। तो इसी तरह से यहाँ पर शांति देवी की आत्मा लड़ जाती है और उसके बाद वो उन्हें घर के अंदर रखने लगती है। इधर ये बात जैसे उनके बेटे को पता चलती है तो वह भी फौरन से गाँव में आता है और गाँव में आने के बाद अपनी दादी से कहने लगता है कि दादी माँ आपने इनको अपने पास क्यों रखा, क्योंकि मैं तो इन्हें इनके किए की सजा दे रहा था, फिर भी आपने इन्हें माफ क्यों कर दिया। तो यहाँ पर जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, जो इन्होंने किया था उसकी सजा इन्हें मिल चुकी है और इससे ज्यादा इन्हें क्या सजा देगा। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वही काफी है। इन्होंने मुझसे माफी मांगी है और इसी वजह से मैं इन्हें घर के अंदर रख रही हूँ। यहाँ पर जब
गांव वालों को पता चलता है कि बेटे ने उनको आईना दिखाया था, तो उसके बाद यहाँ पर बेटे रोहन की सभी लोग वाहवाही करने लगते हैं और फिलहाल वो परिवार दोबारा से यूनाइट होकर रहा करता है। माता पिता तो दादी के पास रहा करते हैं, उनकी देखरेख किया करते हैं और सीमा भी अब अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार किया करती है। इधर जो बेटा होता है वह वहां से पैसे कमाकर अपने माता पिता के लिए भी और अपनी दादी के लिए भी अच्छे अच्छे सामान यहाँ पर लाया करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।